वेलकम टू सरब्रार यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला बीच बीच में मैं जारी करता हूँ। अब टॉपिक ले रहा हूँ मैं ट्रांसमिशन लाइन का, कि बहुत दिनों से ट्रांसमिशन लाइन पे कोई ज़्यादा बात मैंने नहीं की है। पहले तो बहुत वीडियो हैं मेरी ट्रांसमिशन लाइन पे, लेकिन अब ये सवाल जवाब की सूरत में आज का सवाल ये है कि हाउ डू यू एक्सप्लेन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग and what operational constraints arise when operating significantly above or below SIL। अब सबसे पहला तो इससे पहले भी एक सवाल हो सकता है कि आपको कि SIL क्या है, और उसके बाद में ये सवाल आ सकता है। सबसे पहली बात तो ये समझें कि SIL क्या है। SIL फुल फॉर्म में लिखा हुआ यहाँ पर तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ये सर्ज इम्पीडेंस लेवल लिखा हुआ है। सर्ज इम्पीडेंस लेवल, सॉरी, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो ये सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को उस BIL या स्विचिंग इम्पल्स लेवल से बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। अगर कोई SIL कहता है और आपसे पूछता है विद रेफरेंस टू ट्रांसमिशन लाइन, तो दो चीज़ें ध्यान में आ सकती हैं, स्विचेस इम्पल्स या सर्ज इम्पल्स लोडिंग। तो स्विचेस इम्पल्स लेवल बिल्कुल नहीं है ये, और वो मैंने आपको बताया उसका दूसरा एब्रीविएशन है, जो आपको मैंने अलग से स्लाइड्स बनाई हुई हैं, स्विचिंग विद स्टैंड वोल्टेज। तो सर्ज इम्पीडेंस लेवल है क्या, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग है क्या? सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ये चीज़ है कि देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा इंडक्टेंस होती है और कैपेसिटेंस होती है। तो उनके अ, अगर इक्वल हो जाएं तो वो ज़ीरो हो जाते हैं। अगर किसी लाइन का रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस बराबर हो तो आपको पता है वो कैंसिल होते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाता है। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का मतलब ये है कि किसी आप ट्रांसमिशन लाइन पे कितना मैक्सिमम लोड फ्लो करा सकते हैं, या उसकी कितनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी होगी अगर उसका इंडक्टेंस और रिएक्टेंस आपस में कैंसिल हो जाए और वो प्योर रेजिस्टिव ट्रांसमिशन लाइन बन जाए। प्योर रेजिस्टिव ट्रांसमिशन लाइन बन जाए, यानी कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप तकरीबन ना हो। रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता है, आपको पता है, ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस होता है बहुत ही हेवी और कैपेसिटेंस भी होता है। तो अगर वो दोनों कैंसिल हो जाएं और एक मैक्सिमम लोडिंग ट्रांसमिशन लाइन की आ जाए, उस कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं? सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग याद कर लें। स्विचिंग बिल्कुल ना कह जाएं कहीं धोखे से। मैं भी कह जाता हूँ, लेकिन आप अगर सवाल जवाब इंटरव्यू का दे रहे हैं तो बहुत कॉशियस होकर देना पड़ता है। वैसे तकरीर कर रहे हैं तो मुंह से निकल गया, वो बात अलग है। अब सवाल से पहले की तमीज़ ये बता दी मैंने आपको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी कि हर आदमी को ज़रूरी नहीं है कि ये वाला वो स्लाइड खोले तो उसको पता हो कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होती है। आप ट्रांसमिशन लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप देखें कि ये क्या मुमकिन है प्रैक्टिकली, तो ये तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन आप बहुत उसके क्लोज चला सकते हैं लाइन को, कि वो उसकी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस बराबर हो जाए। लाइन की लेंथ भी आ रही है इसके अंदर, लोडिंग भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो अब इसमें या तो लाइन उससे नीचे थोड़ा चलती है या ऊपर थोड़ा, कम या ज़्यादा। तो अगर वो थोड़े कम पे चलती है तो वो सही सोल्यूशन है, या ज़्यादा चलती है तो वो सोल्यूशन है। दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम है। देखें, आप अगर SIL से कम पे चला रहे हैं उसको हम कहेंगे लाइटली लोडेड लाइन, और अगर आप SIL से ऊपर चला रहे हैं तो उसको कहेंगे हेवीली लोडेड लाइन। अब लाइटली लोडेड लाइन का आप पहले पढ़ चुके हैं अपने कोर्सेज में, जो आपके सिलेबस में एक चीज़ होती थी, फ्रंटी इफेक्ट। फ्रंट इफेक्ट में क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो रिसीविंग एंड का हाई हो जाता है एज कंपेयर टू द सेंडिंग एंड।
उस पे मेरी कई वीडियो मौजूद हैं वेक्टर डायग्राम के साथ, मैंने बार बार समझाया है कि किस तरह वोल्टेज बढ़ता है। तो अब यहाँ पर ये जवाब इसका जो दिया हुआ है, ये दो स्लाइडों में दिया हुआ है। दोनों चीज़ें, तीनों सब एक चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। असल में ये देखा जाए तो दो तीन सवाल हैं मुख्तलिफ, उनका जवाब बन सकता है। कोई पूछे कि अगर SIL क्या है, उसका जवाब मैंने दिया। कोई कहे कि अगर SIL से कम लोड पे चलाएं तो क्या इफेक्ट है, अगर SIL से ज़्यादा लोड पे चलाएं तो क्या इफेक्ट है। तो अगर कम पे चलाएंगे तो चार्जिंग करंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब लाइन पे लोड कम है, तो उसके जो लाइन का बिहेवियर है, उसका पावर फैक्टर है, वो भी कम हो जाता है। अब कम लोड उसके ऊपर है तो वो कम हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है और रिएक्टिव इंडक्टिव ड्रॉप भी कम हो जाता है। कैपेसिटिव ड्रॉप एक्सीड कर जाता है, तो उसकी वजह से वोल्टेज बढ़ जाता है। मैंने वेक्टर से कई डायग्राम में समझाया हुआ है। अब इसका हल क्या है कि आप उसके साथ शंट रिएक्टर लगाएं एट द लाइन, ठीक है, टू या टर्मिनल पे, टू एब्जॉर्ब एक्सेस रिएक्टिव पावर एंड कंट्रोल हाई वोल्टेज। आपको पता है ये बात कि ये इस तरीके से ये हो सकता है। अगर आपका हाई साइड पे आप जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि इंडक्टिव सीरीज रिएक्टेंस डोमिनेट्स लाइन कंज्यूमर रिएक्टिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टिव पावर। और दूसरा चीज, वोल्टेज इनस्टेबिलिटी प्रोड्यूसेस अ सीवियर वोल्टेज ड्रॉप along the circuit, risking voltage collapse after reaching thermal limits। ये सब बातें मुख्तलिफ स्लाइडों में और आपके कोर्सेज में कवर हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल वही है जो मैंने कोई 20-25 स्लाइडें निकाली हुई हैं, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन की डिवाइसेस, जिसके अंदर विदाउट फिजिकल असेट के आप जो है वो वर्चुअली एंगल क्रिएट करके और फैक्ट डिवाइसेस लगा करके, सेट काम लगा करके, और दूसरी डिवाइसेस जो 8 10 15 किस्म की हैं, वो मैंने सब 15 20 स्लाइडों में फैक्ट डिवाइसेस की पहले लिस्ट जो मेरी है उसमें आपको मिल जाएगी। तो ये SIL पे सवाल है, इसमें बहुत सी सवालों के जवाब हो गए, बहुत सी सवालों के जवाब हो गए। बैड इफेक्ट उसका क्या है, उसके हल करने का तरीका क्या है। तो लाइन चलती तो है, SIL के करीब करीब चलानी होती है, उसको लोडिंग इस तरह करनी होती है, ये ख्याल रखना पड़ता है। अब आप ये समझें कि उसको इस तरह से चलाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है। सर्ज इम्पीडेंस ये है कि जहाँ पर की रेशियो जो है आप L और C, वो उनका वो जो ZS होता है, उसी से टर्म निकली है कि लॉसलेस लाइन में कन्वर्ट हो जाए, लॉसलेस लाइन में कन्वर्ट हो जाए ये। तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी जवाब दे दिया मैंने, और काफ़ी ये, तो ये कई सवालों के जवाब इसमें हो गए, ये ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।